इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ सेल बायोलॉजी दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के पूरे थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ से आए हुए पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और साथ ही में आपको पूरा एनसीईआरटी अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एनसीईआरटी की ही ली है मैंने। एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है और यहाँ पे आपको मिलेंगे उनके शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायग्रामेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं पेज पलटते जाऊंगी आप उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं बोलूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको सिर्फ इस वीडियो पर डिपेंड करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे उस टॉपिक से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखेंगे कि 2022 से लेकर के 2025 तक यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन आए, तो आप सोच लीजिए कि ये कितना नंबर दे सकता है आपको ये चैप्टर। तो अब हम चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेल साइकिल होता क्या है। तो देखिए, सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। कौन सा सीक्वेंस? ये जो यहाँ सीक्वेंस लिखी हुई है ना, G1S G2M, ये इसी सीक्वेंस की बात हो रही है। क्या क्या होता है इस सीक्वेंस में? यहाँ पर एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। जीनोम मतलब डीएनए। डीएनए का डुप्लीकेशन कहलाता है रेप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर सेल के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर जितना भी डीएनए था अब उसकी 2 कॉपीज हो जाएंगी। सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी बाकी रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स है और जितनी भी प्रोटीन्स है जो एक दूसरे सेल बनाने के लिए चाहिए होता है वो सारी चीजें सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी कि ये एक पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। जब ये डिवाइड करेगा तो ये 2 सेल बनाएगा। ये जो 2 सेल बन रही है इसी को बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, तो ये क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिससे सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करता है और इवेंचुअली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। अब ये जो सेल साइकिल है ना, ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। कौन रेगुलेट कर रहा है इसे? इसे रेगुलेट करता है हमारा जेनेटिक्स। तो हमारे जेनेटिक्स इसे रेगुलेट करता है। और अगर इस रेगुलेशन में कोई दिक्कत आ जाए, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, तो पता है आपको क्या हो सकता है? मान लो कि इस रेगुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जिससे सेल डिवाइड करना बंद ही नहीं कर रहा, वो डिवाइड करे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ट्यूमर। क्योंकि ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है और फिर ट्यूमर से क्या बन जाएगा? वो कैंसर बन जाएगा। तो ये रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो डायग्राम जो आपको डराता है, पता नहीं डराता है या नहीं, मान लेते हैं आपको डराता है, तो ये जो डायग्राम है ये बताता है आपको इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है। ये है G1, ये है S, दिस इज G2 एंड दिस इज M फेज। और इस M का मतलब 2 होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले इस डायग्राम के कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। तो ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं आप, ये जो एरो बनी हुई है ना, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी मतलब क्या होता है? एक, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कभी भी एस से G1 की तरफ नहीं जाएगा, ये कभी भी G2 से S की तरफ नहीं जाएगा, या फिर ये M फेज से वापस से G1 की तरफ नहीं आ सकता भाग के कि नहीं मुझे डिवाइड नहीं करना। एक बार G1 से S क्रॉस हो गया यानी कि ये पूरा डिवाइड करके ही मानेगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इरिवर्सिबल है। आपको पता ही होगा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन अगर A टू B बन रही है और B टू A नहीं बन पा रही है तो इसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। और अगर A टू B बन रही है फिर B से AB बन जा रही है तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। यहाँ पर लिखा है इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर सेल साइकिल शुरू हो गई तो सेल डिवाइड करके ही मानेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम पूरे सेल साइकिल को देखें, चलो पहले शुरू करते हैं कि कौन से सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी, कि सेल डिवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है। कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें कौन से सेल्स देखने हैं? वो सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेल्स डिवाइड कर ही नहीं सकते, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे अभी, तो फिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे अभी, है ना। हमें पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो हम उन सेल्स की बात करेंगे जो डिवाइड कर सकते हैं।
तो इन इस कैटेगरी में भी 2 टाइप के सेल आते हैं। एक आते हैं वो सेल जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हर 24 आवर्स में वो डिवाइड कर रहे होते हैं, और दूसरे आते हैं वो जो जीवन स्टेज में तो आए हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी जीवन वगैरह क्या होता है, कि जीवन में तो आए हैं, लेकिन अभी उनका मूड नहीं है डिवाइड करने का। मूड नहीं है इन द सेंस अभी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जभी भी सेल डिवीजन होता है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी किसी एक पर्टिकुलर सेल टाइप की तो वो डिवाइड करेगा, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो एक रेस्टिंग फेज में रहेगा। उस रेस्टिंग फेज को बोलते हैं क्वीसेंट फेज, या फिर G0 फेज, या G0 फेज, GO फेज, जो भी आप बोलें, ठीक है। तो ये वाला जो फेज होता है, ये होता है उन सेल्स के लिए जो डिवाइड नहीं करना चाहती, जिसकी रिक्वायरमेंट अभी बॉडी को नहीं है। और दूसरे टाइप के सेल्स में आते हैं जो इन द स्टेट ऑफ डिवीजन होते हैं, मतलब जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। जैसे आपको चोट लगी तो वहां का स्किन उठ गया, जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको चोट लगी है तो यहाँ के स्किन सेल्स उठ गए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बचपन में जो चोट लगी थी वो आज तक ठीक ही नहीं हुआ है, उसके ऊपर नई परत आई है ना, उसके ऊपर एक स्किन लेयर बनी है। तो ये जो स्किन लेयर बनी है वो किस लिए बनी है? क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन हुआ है, यानी कि वहां पर एक्टिवली डिवीजन हुआ है सेल्स का। तो हम इन सेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्किन सेल्स की नहीं, हम ओवरऑल उन सेल्स की बात कर रहे हैं जो डिवाइड करते हैं। तो सेल डिवीजन को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज में आते हैं 3 फेजेस, एक गैप 1 जिसे हम G1 कहते हैं, एक सिंथेसिस जिसे हम S फेज कहते हैं, और एक गैप 2 फेज जिसे G2 फेज कहते हैं। तो क्या क्या आ गया इसमें? G1, S और G2। G का मतलब होता है गैप, S का मतलब होता है सिंथेसिस। तो इंटरफेज में आपके G1, S, G2 ये तीनों फेजेस आ जाएंगे। इसके बाद आता है एम फेज। एम फेज का मतलब 2 होता है, एक एम होता है माइटोसिस और एक एम होता है मियोसिस। अभी हम इसको सब कुछ पढ़ेंगे, तो आप पहले सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब इस एम फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मतलब क्या होता है? कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में क्या याद रखना है कि सबसे पहले इंटरफेज आएगा, और इंटरफेज में भी हम अगर बात करें तो सबसे पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं इंटरफेज। और इसके बाद आएगा एम फेज। इस एम फेज में भी अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये सीक्वेंस अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ, अभी हम 2-3 मिनट में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर बोला है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हमने बोला कि सबसे पहले गैप 1 आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर गैप 2 आएगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है? सबसे पहले गैप 1, फिर उसके बाद सिंथेसिस फेज, उसके बाद G2 फेज, फिर आएगा कैरियोकाइनेसिस और फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। ECADB, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका पीवाई की हुई है, मैंने खुद से नहीं बनाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, अगर आप एक बार पूरे टॉपिक को समझ लेंगे ना तो आपको इतने ही इजी लगेंगे सारे क्वेश्चंस। अब देखिए, सेल साइकिल को शुरू करने के पहले आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए, एक होता है एन और एक होता है सी। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि ह्यूमंस 2N 2C है तो इस सब क्या समझेंगे? तो एन और सी क्या होता है? एन रिप्रेजेंट करता है कि एक गैमेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे ह्यूमंस के क्रोमोसोम हम लोग क्या कितना होता है? हम लोग होते हैं 2N, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब क्या? हमारे पास हर एक जीन की कितनी 2 कॉपीज होती है, इसका मतलब ये होता है। और सी होता है कंटेंट ऑफ डीएनए इन अ गैमेट, एक गैमेट में कितना कंटेंट है डीएनए का। जैसे अगर मैं ह्यूमन के गैमेट सेल्स की बात करूं, जो गैमेट्स होते हैं, तो हमारे कैसे होते हैं? एन 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 एन। तो ये क्या है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमारा हैप्लॉइड स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम गैमेट के उसको देखें, नंबर को एन सी के टर्म्स में, तो हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं एन और सी, यानी कि 1N एंड 1C। इसका मतलब क्या हुआ? कितने क्रोमोसोम्स होंगे उस गैमेट में? एक। और यहाँ पर डीएनए कितना होगा उस गैमेट में? मतलब कॉपी कितनी होगी? डीएनए की कॉपी कितनी होगी उस गैमेट में? वो भी होगी एक। अभी जैसे जैसे हम डायग्राम सीखेंगे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं 2N 2C की, तो उसका मतलब क्या है? ये एक, ये एक, ये हो गया 2N 2C।
फिर जैसे ही ये सिंथेसिस होगी इसकी, मतलब इसका रेप्लिकेशन होगा, तो जितना भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये हो गया डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2n4c। अब देखो, ये 2n ही है अभी भी, लेकिन ये 4c हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम नंबर था अब वो डुप्लीकेट होकर के डबल हो गया है। यहाँ पर ये कितनी कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स थे। क्रोमैटिड्स आपको पता है ना क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर ये एक क्रोमोसोम बनाया है मैंने, तो ये होता है एक क्रोमैटिड। जब ये रेप्लिकेशन कर लेगा तो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड बनेगी। अब इसके पास हो गए दो क्रोमैटिड्स, लेकिन ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है। इसका जस्ट जो डीएनए कंटेंट है, ये वाला जो डीएनए कंटेंट आप देख रहे हैं, ये डबल हो गया है। तो जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाएगा, पहले जो चीज 2c थी अब वो 4c हो जाएगी। अगर कोई चीज पहले सिर्फ एक c थी, अब वो कितनी हो जाएगी, अब वो 2c हो जाएगी। तो वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही सिंथेसिस हो जाएगा, जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी। अब जैसे सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका जो n नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो c नंबर है वो डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले 2c था, अब ये 4c हो गया है। यहाँ पर भी 4c ही रहेगा, लेकिन अब देखो ये 4n हो गया है। तो यहाँ पर इतना हमें समझ में आ रहा है कि जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स मुझे दिख रहे हैं, उस नंबर से मैं बता रही हूँ कि n का नंबर कितना है। जैसे यहाँ पर दो मेरे को दिख रहे थे अलग अलग सेंट्रोमियर, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये वाला मैं देख रही हूँ कि जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर मुझे दिख रहे हैं, मैं बता रही हूँ उतना n है। जैसे यहाँ पर दो सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, तो मैंने कहा ये 2n है। यहाँ पर भी मुझे दो ही सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, तो मैंने कहा 2n है। लेकिन यहाँ पर मुझे चार सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि ये 4n है। सी की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी एक कॉपी है, इसकी एक कॉपी है, तो ये हो गया 2c। फिर यहाँ पर मैंने देखा इसकी अब डबल हो गई, इसकी भी डबल हो गई, तो इसके कितने क्रोमैटिड्स हो गए। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से हम काउंट करेंगे कि n नंबर कितना है, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ये जो आर्म्स है या जो हाथ है, क्रोमैटिड्स मतलब क्या, ये एक होता है एक क्रोमैटिड, ये होता है दूसरा क्रोमैटिड। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे उतना हो जाएगा उसका सी नंबर। जैसे यहाँ पर एक क्रोमैटिड दो क्रोमैटिड, तो ये हो गया 2c। यहाँ पर एक एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो ये हो गया 4c। फिर यहाँ पर भी एक दो तीन चार, तो ये कैसा हो गया, 4c हो गया। अच्छा, अब मैं इन दो क्रोमोसोम्स की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी का कोई भी सेल ले, हमारी बॉडी का कोई भी सेल ले जिसमें न्यूक्लियस होता है, एक्सेप्ट आरबीसीज, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर स्टेज में। तो रेड ब्लड सेल्स को छोड़ करके कोई भी सेल हम लेंगे अपनी बॉडी का, उसके न्यूक्लियस की अगर हम जांच पड़ताल करेंगे, तो हमें कुछ उसमें 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे। और वो सारे कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। जैसे ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, तो ऐसे लगभग 23 पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो 23 पेयर्स, एक पेयर में कितने होते हैं, दो, तो 23 पेयर्स में कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन दिखाई है ना, ये इसी वाले को जूम करके दिखाई है कि ये एक एक में क्या क्या सीन चलता है। वैसे ही यहाँ पर ये वाले के लिए भी सेम यही वाला चीज चलेगा, इस वाले पेयर के लिए भी यहाँ पर यही सब चलेगा। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स यहाँ पर दो है, तो n भी दो होगा, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स अगर दो है तो c भी दो होगा। वैसे ही अगर नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स यहाँ पर चार हो गए, जो रेप्लिकेशन के बाद होते हैं, यानी कि जितना डीएनए कंटेंट था अब वो डबल हो गया, तो वो हो जाएगा 4c। पहले 2c था, अब इंटू 2 कर दो तो वो हो जाएगा 4c। फिर जैसे जैसे यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया, ये कैसा हो गया, 4n4c हो गया। हो सकता है अभी ये चीज आपको समझ में ना आ रही हो, अभी हम जैसे जैसे ये सेल साइकिल के इवेंट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है। मैं इसे एक क्रोमोसोम और एक क्रोमैटिड कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक सेंट्रोमियर है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक ही क्रोमैटिड है। तो मैंने कहा ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड है। जैसे ये रेप्लिकेट करेगा एस फेज में, तो इसकी ये सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी। तो अब यहाँ पर क्रोमोसोम तो एक ही है, क्योंकि ये सेंट्रोमियर एक ही है, लेकिन यहाँ पर दो क्रोमैटिड्स बन गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो अलग अलग सेंट्रोमियर है, मतलब ये आपस में सेपरेट हो चुके हैं।
तो यहाँ पर 2 सेंट्रोमियर आ गए, यानी कि 2 क्रोमोसोम आ गए और 2 क्रोमैटिड्स भी आ गए। तो जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर होंगे आपके पास, आप मान के चलेंगे कि उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास है, और उस बेसिस पे आप उसका एन और सी डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो एस फेज के बाद जो भी आपका क्रोमोसोम का कंटेंट है, वो आपके पास डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो जाएगा मतलब अगर कोई चीज़ पहले 2n 2c थी, तो वो एस फेज के बाद आपके पास कितनी हो जाएगी, 2n 4c हो जाएगी। मैंने यहाँ पे n नहीं हटाया है, मतलब n को मैंने 2n ही रखा है, इसको मैंने 4n नहीं किया है। लेकिन अब देखो, जो क्रोमैटिन मतलब जो आपका डीएनए कंटेंट था वो डबल हो गया, तो वो 2n से 4c हो चुका है, ठीक है? तो आप इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि सेल का n और c नंबर कितना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो इंटरफेज है, हमने देखा कि उसे हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया। एक होता है G1 फेज, जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं, एक होता है S फेज जो सिंथेसिस फेज है, और एक होता है G2 फेज जिसे गैप 2 फेज कहते हैं। तो इनके कुछ हाइलाइट्स कि इन फेजेस में होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं G1 फेज की, जो सबसे पहले आता है। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही होती है। एक जीवित इंसान, यानी कि एक जिंदा इंसान और एक मरे हुए इंसान के अंदर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म होगा ना, जो डेड होगा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी कि वो सेल जिंदा है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो जीवन फेज में आप देखेंगे कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब वो अभी इसी फेज में वो 2 पार्ट में नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस वाले फेज में, जो जीवन फेज है, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि ये इस फेज में डिसाइड कर रहा है। हमें पता है सीक्वेंस, जीवन, एस, फिर G2, यानी कि जीवन के बाद ही इसे रेप्लिकेट करना है। तो इसे जीवन फेज के अंदर डिसाइड करना है कि इसे रेप्लिकेशन करना भी है या नहीं करना है। अगर इसे रेप्लिकेशन करना है तो ये एस फेज में जाएगा और उसकी तैयारी करेगा। अगर इसे रेप्लिकेशन करना है, तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन करने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज वगैरह चाहिए। जितनी भी चीजें हैं एक रेप्लिकेशन करने के लिए, वो सारी चीजें सिंथेसाइज करनी होगी, तभी तो जाकर के एस फेज में वो कर पाएगा ना रेप्लिकेट। अगर उसने तैयारी ही नहीं करी होगी अपनी जीवन फेज में, तो वो कैसे जाएगा फिर एस फेज में? तो जीवन फेज में वो डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड करना है कि नहीं करना है, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो वो जाएगा एस फेज में। और मान लेते हैं कि अगर सेल को डिवाइड नहीं करना, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइप के सेल की, तो वो जो सेल है वो जीवन से सीधा कहाँ आ जाएगा, G0 फेज में या फिर G0 फेज में। ये जो फेज होती है, ये सेल की इनएक्टिव स्टेज होती है। इसे कहते हैं क्वीसेंट फेज, यानी कि ये यहाँ पर छुप करके बैठा होता है। इसे जब तक डिवाइड करने के लिए ना बोला जाए, ये डिवाइड नहीं करेगा। अब इस फेज की कुछ खासियत होती है। क्या खासियत है इसकी? सबसे पहली बात ये कि ये इनएक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पर तो ये डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल मर नहीं गया है। सेल में मेटाबॉलिज्म अभी भी चल रही है, वो सेल अभी भी एक्टिव है, बस वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो वो शांति से बैठा हुआ है, जब तक उसको उसकी जरूरत नहीं होगी वो आगे नहीं आएगा। लेकिन वो अपने आप को तैयार रखता है कि कभी भी हो सकता है कि मुझे वापस से जीवन में जाना पड़े और जीवन से फिर एस में आना पड़े। तो जीवन से सेल के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो G0 पे चले जाए या फिर वो एस फेज में चले जाए। अगर उसे डिवाइड करना है तो वो कहाँ आएगा, एस फेज में, और अगर उसे डिवाइड नहीं करना है तो वो चले जाएगा G0 फेज में, ठीक है? लेकिन आप याद रखेंगे कि G0 फेज, यानी कि ये जो क्वीसेंट फेज होता है, इसमें भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, क्योंकि इसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये अपनी पूरी तैयारी बनाए रखता है। ये मर नहीं किया, इसलिए ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बस ये डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है? अब ये जो जीवन फेज है ना, ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल फेज होती है। जैसे अगर मैं आपके 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स की बात करूं, एक मान लेते हैं आपके लिवर सेल की बात करते हैं और एक आपके किडनी सेल की बात करते हैं। आप यहाँ से एक एक सेल लो और यहाँ के जीवन फेज को देखो कि किसमें कितना टाइम लग रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जीवन फेज जो है, लिवर सेल में अलग टाइम ले रहा है, किडनी सेल में अलग टाइम ले रहा है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है, मतलब ये मोस्ट वेरिएबल फेज है। बाकी तो आप देखोगे कि यू निकल जाता है, एस फेज भी हो गया उतने में ही, G2 फेज भी उतने में ही हो गया और एम फेज भी उतने में ही हो गया। टाइम कहाँ लग रहा है? टाइम लग रहा है जीवन फेज में। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे सबसे पहली बात यहाँ पर डिसाइड करना पड़ रहा है कि उसे डिवाइड करना है कि नहीं। और अगर उसे डिवाइड करना है तो उसे बहुत सारी तैयारी करनी हो रही है। किस चीज की तैयारी? रेप्लिकेशन की तैयारी करनी हो रही है। तो मान लेते हैं कि अब सेल जो है वो आ गया है एस फेज में, क्योंकि उसे डिवाइड करना है। तो जीवन में उसने सारी अपनी तैयारी कर ली। अब वो आ गया है एस फेज में। एस फेज में क्या होगा? सिंथेसिस होगी। हमने देखा कि जो डीएनए है
वो रेप्लिकेट करेगा खुद को और अपनी कॉपी बनाएगा। तो यहाँ पर एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो जाएगा, यानी कि ये 2C से 4C तो हो जाएगा, लेकिन ये 2N से 4N नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्रोमोसोम नंबर यानी कि N वाले में यहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कॉपी थी डीएनए की, अब यहाँ पर रेप्लिकेशन के बाद 2 कॉपी हो गई। तो ये जो डीएनए का कंटेंट है ये तो डबल हो गया। पहले कितना था, 2C था, अब ये डिवाइड करके कितना रेप्लिकेट करके क्या बना लिया, 4C बना लिया। यानी कि इसका जो कंटेंट है वो तो डबल हो गया, लेकिन इसके सेंट्रोमियर से ये अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका सेंट्रोमियर से ये अभी भी लगा हुआ है, इसीलिए इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ जो डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए है वो इसका डबल हो चुका है। अब बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज में बेसिकली वो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं जो अगले फेज, दैट इज द M फेज, उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमें सीक्वेंस पता है, G1 से पहले S जाएगा, S से फिर G2 जाएगा और G2 से फिर M फेज में जाएगा। तो M के पहले क्या आ रहा है, M के पहले आ रहा है G2 फेज। तो M फेज में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी G2 फेज में बन जाएंगी, और S में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो G1 फेज में बन जाएगी, ठीक है। तो G2 फेज में वो प्रोटीन्स बनेंगी जो M फेज में रिक्वायर्ड होती है। एक और बात जिसका आप ध्यान रखेंगे कि S फेज जो होती है ना, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसमें सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनेली है जो सेल को डिवाइड करने में पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका एक पोल है, ये एक इसका पोल है। तो यहाँ ये जो पोल्स है यहाँ पर रहता है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। अभी पता चलेगा आपको, जब खींचातानी होगी ना क्रोमोसोम्स के बीच में, तो वो खींचातानी सेंट्रोसोम ही करवाएगा। तो आते हैं अब कुछ क्वेश्चन से जो इन सारे टॉपिक्स आया हुआ है, जितना भी अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वीसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। क्वीसेंट स्टेज मतलब कौन सी, रेस्टिंग फेज, जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एक्टिव तो है लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो वो क्वीसेंट फेज, वो रेस्टिंग फेज कौन सा होता है, G0 फेज होता है। नेक्स्ट देखो, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, यानी कि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है, एस फॉर सिंथेसिस। तो एस फेज में हो जाएगा आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और यूकैरियोट्स क्यों बोला है यहाँ पर, देखो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जैसा कुछ होता नहीं है, वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे का वैसे ही पड़ा ही रहता है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी इवेंट्स चल रही है यहाँ पर आपको यूकैरियोट्स के बारे में ही बताया जा रहा है। अब देखो मैचिंग टाइप है, एम फेज में क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, अभी एम फेज के बारे में हमने बात नहीं करी है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन G1 G2 और क्वीसेंट स्टेज के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। तो एक बार देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखो क्वीसेंट स्टेज, आंखों में चमक रहा है, इनएक्टिव, तो C का हो जाएगा 2। फिर आया है G1 फेज, G1 में क्या होता है, G1 में इंटरवल, इंटरवल नहीं, जीवन, हाँ जीवन में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिकली ये बोल रहा है, आप ये सीक्वेंस बना लो, G1 S G2 और M। क्या बोल रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके बाद भी तो दोबारा से G1 ही आएगा ना, फिर G1 S, फिर G2, फिर M, फिर उसके बाद वापस से G1 आएगा। तो बोल रहे हैं कि G2 इज सॉरी G1 क्या है, इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो G1 बनाया, S बनाया, G2 बनाया, फिर M बनाया, फिर G1 बनाया, फिर S बनाया, फिर G2 बनाया। तो बोल रहे हैं G1 माइटोसिस और सिंथेसिस के बीच वाला फेज है, तो बिल्कुल सही बात है। तो D का हो जाएगा 3। फिर M फेज में यहाँ पर होता है इक्वेशनल डिवीजन, ये आप मैच कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। और दूसरा आता है G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स बननी होती है वो बन जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 इक्वेशनल डिवीजन, बी का हो जाएगा 1, G2 में जहां पर प्रोटीन्स बन रही होती है एम फेज के लिए, क्विसेंट स्टेज हो जाता है इनएक्टिव फेज, सी का हो जाएगा 2, और जो G1 फेज है उसमें हो जाएगा आपका इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है, एस फेज में होती है। तो बोल रहे हैं एम और एस फेज के बीच में जो आता है दैट इज कॉल्ड G1 फेज, और जो कि बिल्कुल सही है। ये भी आपका एक PYQ था। एक और देखिए, यहाँ पर एक और आया है, इसमें अगेन आपको मैच करना है।
सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। ऐसा कौन से में होता है? जीवन में होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव टर्म ही जीवन से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगा आपका एस फेज में। रेप्लिकेशन सिंथेसिस एक ही बात है, तो बी का हो जाएगा 4। फिर प्रोटीन्स आर मेड। प्रोटीन्स कौन से में बनेंगी? G2 में बनेंगी, तो सी का हो जाएगा 1। और क्विसेंट स्टेज विद मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। क्विसेंट देखते ही आप G0 पे लगा देंगे टिक, तो हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं ड्यूरिंग, आपको दो स्टेटमेंट दी और बतानी है कि सही है या गलत है। ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बिल्कुल गलत बात है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अगर वो इनएक्टिव होता तो सेल तो मर गया होता, फिर हम उसे सेल बोल भी क्यों रहे होते, और उसको सेल साइकिल में कंसिडर भी नहीं करते। तो G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, बस वो डिवाइड नहीं कर रही है, उसे मृत घोषित मत करो। तो स्टेटमेंट 1 है गलत। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, तो ये करेक्ट है। हमने देखा कि सिंथेसिस फेज में सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनेली जो खींचातानी में हेल्प करता है, सेल को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है डिवाइड करते टाइम, उसका भी डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। तो एस फेज में आपका जो डीएनए है उसके साथ साथ सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होता है, और ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है अलग से। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, एस फेज में सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होता है, उसी से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब बात करते हैं एम फेज की, जिससे सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एम फेज दो होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2n से शुरू कर रहे हैं तो माइटोसिस के बाद भी आपका जो दो सेल बनेगा उसमें 2n कंटेंट ही रहेगा। इसे कहते हैं माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस में क्या होता है, अगर आप 2n सेल ले रहे हैं और इसका मियोसिस होता है तो यहाँ पर जो आपके दो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 2n का बाई 2 हो जाएगा, तो वो सिर्फ n बचेगा। देखिए यहाँ पर जो दो डॉटर सेल्स बनी है उसमें आपको कितना दिख रहा है कंटेंट, n, लेकिन शुरू कहाँ से किया था, पेरेंट सेल में कितना था, 2n था, तो मियोसिस में आधा हो गया। लेकिन माइटोसिस में वो 2n से जब वो डिवाइड किया, दो डॉटर सेल्स जो बनी वो कैसी रही, 2n और 2n, तो ये क्या हो गया, बराबर बराबर रहा, यानी कि पहले भी 2n था अभी भी 2n है, तो ये बराबर हुआ है, मतलब अच्छे से इक्वेट हुआ है, तो ये होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल। रिडक्शनल क्यों? क्योंकि वहां पर 2n का बाई 2 हो गया, तो वो कितना बन गया, n, ठीक है। अब ये जो m फेज होती है इसको फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या होता है वो 4 फेज, देखो हमने बोला कि एम फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो भी एम फेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक हो जाता है साइटोकाइनेसिस। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस आप देख रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इस न्यूक्लियस के डिवीजन में आपको 4 फेजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। चलो एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या क्या होगा, आपका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा। अब ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम और ये है आपके लिए थोड़ा इजी डायग्राम। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जितना भी जेनेटिक कंटेंट है वो ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में दिख रहा है। ये जो थ्रेड लाइक फॉर्म होता है ना डीएनए का, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। और ये कंडेंस करके जब ये इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा, ये क्रोमोसोम वाले फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब ये क्रोमैटिन फॉर्म में था तब तो हमें ये कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये देखो, ये थ्रेड लाइक दिख रहा है ना आपको, ये है क्रोमैटिन। तो प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में ये अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, मतलब ये आपको कंडेंस होके मिलेंगे, कंडेंस होके मिलेंगे मतलब ये आपको क्रोमोसोम में मिलेंगे। तो पहले जो थ्रेड लाइक मटेरियल था क्रोमैटिन, अब ये कैसा दिख रहा है, अब ये ऐसा दिख रहा है, अब ये आपको क्रोमोसोम फॉर्म में दिख रहा है। तो ये चीज कहाँ होगी, ये होगी आपके प्रोफेज में। और एक और चीज क्या होगी प्रोफेज में, ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, ये जो पर्पल कलर की आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये टूटने लगेगी, टूटने लगेगी तो ऐसे देखो बिखर जाएगी। अब सोचो ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो जैसे ही न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो हट जाएगी, फट जाएगी, निकल जाएगी, तो इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होगा, ठीक है। और जो मैं सेंट्रोसोम बता रही थी ना आपको,
वो ये वाले पार्ट है। ये देखिए, ये होते हैं सेंट्रोसोम। ये सेल के जो 2 पोल्स होते हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इससे निकल रहे होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अभी इसका काम आगे देखेंगे। क्रोमोसोम को एक तरफ से खींचेंगे पकड़ के और दूसरी तरफ से दूसरा वाला सेंट्रोसोम खींचेगा। तो प्रोफेज में आपको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये कि क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है, और दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व करती है। और तीसरी चीज आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल भी असेंबल करता है। ये जो सेंट्रोसोम है, ये देखिए, इसके ये सब हाथ पैर निकल गए ना, ये जो इसके हाथ निकले हैं जिससे ये क्रोमोसोम को पकड़ रहा है, इसी को बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। इसी को बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल, या फिर इसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, या फिर इसी को बोलते हैं एस्टर्स, या फिर इसी को बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ठीक है, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा तो चिंता मत करिए। तो आपको क्या याद रखना है, प्रोफेज में 3 चीजें होंगी। सबसे पहली बात, डीएनए कंडेंस होगा और क्रोमैटिन से वो क्रोमोसोम बना देगा। तो ये वाला जो थ्रेड लाइक फॉर्म है, दिस इज क्रोमैटिन। और ये यहाँ पर अच्छे से कंडेंसेशन होकर के देखो क्रोमोसोम फॉर्म में दिखने लगा है। तो ये जो क्रोमोसोम में फॉर्म हो गया क्रोमैटिन से, इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए कंडेंसेशन। सबसे पहली चीज ये होगी। दूसरा क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी, वो डिसॉल्व होने लगेगी। और तीसरा, माइटोटिक स्पिंडल, ये जो ग्रीन कलर के तार दिख रहे हैं आपको, ये असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है प्रोफेज में। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मेटाफेज। सीक्वेंस याद रखेंगे सभी। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, एक इमेजिनरी प्लेट होती है। ये जो भी हम सेल देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसका सेंट्रोसोम मान रहे हैं, तो इसका जो प्लेन होगा वो बीच में आएगा। ये एक मेटाफेज प्लेट होता है, एक इमेजिनरी प्लेट होती है। उसको हम इमेजिनरी प्लेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटाफेज के टाइम पर जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ बीच में आ जाते हैं, बीच में अलाइन हो जाते हैं। जैसे ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, और इससे जो ग्रीन ग्रीन निकल रहे ये हो गए स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर रेज या फिर माइटोटिक स्पिंडल। और ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, पहले ये धागे जैसे थे, अब ये इस क्रोमोसोम वाले फॉर्म में आ गए। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर आपको दिख रही है एक ब्लैक कलर की ऐसी लगी हुई है। इधर से अटैच करती है ये ग्रीन वाली तार। तो ये ग्रीन वाली तार ये ब्लैक वाले पर जाकर अटैच हो जाती है। ये जो ब्लैक वाला रीजन है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसे, काइनेटोकोर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये हर क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जहां से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये डबल कैसे हो गया, क्योंकि एस फेज तो पार हो चुका है। एस फेज पार हो चुका है मतलब यहाँ पर रेप्लिकेशन हो चुका है। सीक्वेंस याद रखेंगे, G1 S फिर G2 और फिर आता है M। तो यहाँ पर एस फेज हो चुका है, यानी कि डीएनए का जो डबल होना था वो भी हो चुका है। डीएनए डबल हो चुका है मतलब यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड बन चुकी है, सिस्टर क्रोमैटिड बन चुकी है। इसीलिए यहाँ पर हमें इसके 2 हाथ दिख रहे हैं, ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, हर एक क्रोमोसोम डबल हो चुका है। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये जुड़े रहते हैं थ्रू काइनेटोकोर। और ये बीच में मेटाफेज में क्या होता है, ये जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे ना, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टूट गई थी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई थी तो जितने भी क्रोमोसोम्स है वो तो इधर उधर फैल गए पूरे साइटोप्लाज्म में। तो ये जो ग्रीन वाला स्पाइडर है, इसने अपना जाल फेंका और इसने सारे क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से पकड़ लिया और उसको एक बीच में इक्वेटोरियल प्लेन में, बीच में, जैसे ये हमारा ग्लोब है मान लो, तो बीच में होता है ना इक्वेटर, वैसे ही बीच में मेटाफेज प्लेट में ये जितने भी मकड़ी का जाल है, इसने काइनेटोकोर से पकड़ा सारे क्रोमोसोम्स को और इसको बीच में ला करके खड़ा कर दिया। मेटाफेज में सिर्फ बीच में खड़ा कराने का काम होता है। कौन करता है, स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स किससे निकलते हैं, माइटोटिक सॉरी सेंट्रोसोम से निकलते हैं। अब मेटाफेज में क्या क्या होता है, क्या क्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। सबसे पहले, ऑल द क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड एट द मिड पॉइंट बाय काइनेटोकोर एट मेटाफेज प्लेट। तो आपको पता चल गया काइनेटोकोर क्या होती है। ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये है आपके पास ये होता है सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर के बाहर ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये होता है काइनेटोकोर। और ये जो ग्रीन वाला मकड़ी अपना जाल फेंक रहा है ना, ये इसी जगह पर फेंक रहा है, इसी जगह पर आकर अटक रहा है। एक यहाँ से आके अटक रहा है, एक यहाँ से आके अटक रहा है, यानी कि एक पोल से इस साइड में और दूसरे पोल से इस साइड में। तो ये हो गया आपका मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ऑपोजिट पोल से ये रहे आपके स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे और ये काइनेटोकोर से क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं और इसको बीच में खड़ा करा देते हैं, सेल के बीचों बीच ला करके इसको खड़ा करा देते हैं। इतना काम होता है मेटाफेज में।
अब देखिए क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, यानी कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये जो ग्रीन कलर की मकड़ी के जाल है, मकड़ी ने अपने जाल फेंके हैं, वो क्रोमोसोम को उसके काइनेटोकोर से कब पकड़ता है? मेटाफेज में पकड़ता है। बस अभी अभी हमने वही पकड़ा, ये आपका पीवाईक्यू। एक और क्वेश्चन, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर आपको क्रोमोसोम नंबर को डबल करना है, मतलब आपको अगर डीएनए कंटेंट को डबल करना है, अगर आपको 2C से 4C स्टेज में लाना है, तो आप कौन से स्टेज में सेल के स्पिंडल फाइबर्स को वहां पर तोड़ देंगे? मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन को कहाँ पे आप रोकेंगे कि आपको 2C से वो 4C में मिल जाए? तो वो तो आपका मेटाफेज में ही होगा ना। क्यों? क्यों ऐसा होगा मेटाफेज में? क्योंकि मेटाफेज ही वो फेज है जहां पर क्रोमोसोम कंटेंट अच्छे से डबल हो चुका है। अब इसके बाद तो आप देखोगे कि ये अलग हो चुके हैं, इनका विचलन हो चुका है। तो मेटाफेज ही वो सही टाइम होता है जहां पर हमें अगर सेल का डबल कंटेंट चाहिए, 2C से 4C चाहिए, तो हमें उसे मेटाफेज के टाइम पर ही रोक देना होगा, वरना वो अलग हो जाएगा। और अलग कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अलग होगा ये एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, ये जो मकड़ी के जाल ने अपने हाथ फेंके थे ना, यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम को उसके काइनेटोकोर से पकड़ के, अब वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब जैसे ये वाला जो सेंट्रोसोम है, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये ऊपर की तरफ खींच लेगा, और ये वाला जो सेंट्रोसोम है, ये अपनी तरफ खींच लेगा, नीचे की तरफ। तो अब ये जो मेटाफेज प्लेट थी, यहाँ से आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए। और ये आधे आधे कैसे थे? जैसे ये वाला देखो, ये हो गया आपके पास, ये इंटैक्ट क्रोमोसोम था, ये वाला। जैसे ही एक स्पिंडल फाइबर ने इसे यहाँ से पकड़ा और दूसरे वाले ने इसे यहाँ से पकड़ा, तो ये डिवाइड हो गया। अब ये जो एक वाला आप देख रहे हैं ना, यही एक है, ये एक है ये, और जो इसका सेकंड हाफ है वो इधर है। तो यानी कि पहले ये ऐसे करके थे, ऐसे करके थे, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, इस वाले ने इसको अपनी तरफ खींचा और इस वाले ने इसको अपनी तरफ खींचा। तो अब क्या हो गया, अब ये आधा इधर चला गया और ये आधा इधर चला गया, और क्योंकि इसको ऊपर से खिंचाव मिल रहा है, तो इसकी शेप ऐसी हो गई कि ये ऐसे करके बेंड हो गया, इसका यहाँ से खींच रहा है ऊपर की तरफ, और इसका हो गया इस तरह से, ये इसको इस तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। तो अब ये दोनों अलग हो गए। तो एनाफेज में क्या हो जाता है, दोनों के दोनों बिछड़ जाते हैं। कौन दोनों बिछड़ जाते हैं? एनाफेज। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसको याद रखेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस का जो एनाफेज होता है, उसमें जो क्रोमैटिड्स है, कौन से क्रोमैटिड्स? सिस्टर क्रोमैटिड्स। कौन? सिस्टर क्रोमैटिड्स। माइटोसिस में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो सेंट्रोसोम भी स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर वो वाली पोजीशन होती है जहां पर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला जो है ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो गया, और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये दोनों भी आपस में सेपरेट हो गए। और क्रोमैटिड्स कहाँ चले गए? ऑपोजिट पोल पे चले गए, आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए। तो एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हुए और ऑपोजिट पोल्स पर चले गए। ये हो गया एनाफेज में। अब बताओ, अगर जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि अगर हमें 2C से 4C वाला कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया, यहाँ पर तो वो अलग अलग हो गए। तो अगर हमें 2C से 4C चाहिए, यानी कि क्रोमोसोम कंटेंट डबल चाहिए, तो हम उसे मेटाफेज में ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ पर देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस का जो स्पिंडल फाइबर्स है, वो जो ग्रीन कलर के जो हाथ निकल रहे हैं, ये वाले, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। इनको सेपरेट ही तो करना है ना, क्रोमोसोम्स को अलग अलग करवाना है। तो वही पूछा हुआ है यहाँ पर, ये 2025 का क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट फेज में, दैट इज टीलोफेज। और ये लास्ट फेज किसका है? दिस इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद तो साइटोकाइनेसिस होगा, बट ये कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है। तो टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज में जो जो चीजें खराब हुई थी, टीलोफेज में वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे प्रोफेज में आपको याद है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो क्या हो गया था? डिसरप्ट हो गया था, वो डिसॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से अंदर का सारा माल बाहर आ गया था। लेकिन
टेलोफेज में ये वापस से अब क्या हो जाएगा, वापस से इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और जितना भी माइटोटिक स्पिंडल है वो भी देखो उसने अपने हाथ पीछे ले लिए, क्योंकि अब उसने उसका काम था क्रोमोसोम को सेपरेट कराने का, उसने क्रोमोसोम सेपरेट करा दिए, तो अब उसने अपने हाथ भी पीछे ले लिए। और आपको याद होगा कि प्रोफेज में ये थ्रेड लाइक से बना था क्रोमोसोम फॉर्म में, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये उल्टा होगा, मतलब अब तक जो क्रोमोसोम फॉर्म में चल रहा था, अब तो वो एनाफेज में ऐसा हो गया, सेपरेट हो गया, ये एक तरफ चला गया, ये दूसरी तरफ आ गया। तो ये जो अ, मतलब ये वापस से ये जो इस फॉर्म में आ गया ना, क्रोमोसोम फॉर्म में, ये अब क्या होगा, ये क्रोमैटिन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन, क्योंकि जब क्रोमैटिन से वो क्रोमोसोम बना था तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब यहाँ से ये वापस से क्रोमैटिन में बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, डीकंडेंसेशन। तो जो जो चीजें प्रोफेज में हुई थी उसका पूरा ऑपोजिट होगा टीलोफेज में। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप चली गई थी, टूट गई थी, यहाँ पर वापस से आ जाएगी। वहां पर माइटोटिक स्पिंडल असेंबल करना शुरू किए थे, यहाँ पर ये अपने हाथ पीछे ले लेगा। और तीसरा, वहां पर क्रोमैटिन से कंडेंसेशन होकर के क्रोमोसोम बना था, अब वापस से क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन बन जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये हो गया टीलोफेज में। टीलोफेज के बाद यहाँ पर आता है लास्ट स्टेज, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, आपका जो सेल है वो फाइनली डिवाइड कर जाएगा। वो किस तरीके से डिवाइड करेगा, एक पिंच ऑफ मैकेनिज्म होता है। पिंच ऑफ मैकेनिज्म मतलब जैसे आप किसी को चिमटी काटते हो, तो जैसे ही आप चिमटी काटते हो तो आप उसकी स्किन की सेल थोड़ी पकड़ते हो ना, अपने दो उंगलियों के बीच में, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में, ये थोड़ी सी जो स्किन उठा के पकड़ते हो, तो इसी को बोलते हैं चिमटी काटना। चिमटी काटना इज दी पिंच ऑफ मैकेनिज्म। तो जैसे आपके पास ये पूरा गोल सेल था, फिर यहाँ से ये अंदर आना शुरू करेगा और ये यहाँ से अंदर आना शुरू करेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ से थोड़ा अंदर आया, यहाँ से थोड़ा अंदर आया, फिर ये आप देखोगे पूरा ऐसा बन जाएगा कि ये अब इतना आ गया, फिर ये अलग हो जाएगा, एक सेल बन गया, दो सेल बन गया। तो बेसिकली आपने सेल को पकड़ के दोनों हाथ से चिमटी काटा, पिंच ऑफ मैकेनिज्म किया, एक क्लीवेज फरो बनता है यहाँ पर, ये जो एक गड्ढा सा बन रहा है ना, फरो इज बेसिकली दिस गड्ढा। तो यहाँ पर ये क्लीवेज फरो बन रहा है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी कहते हैं। और फिर चिमटी काटने के मैकेनिज्म से ये इसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो होता है एनिमल सेल्स के केस में। लेकिन हमें पता है कि सेल जो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उसमें सबसे पहली बात सेल वॉल होता है, और दूसरी बात वहां पर सेंट्रोजोम या जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोजोम या जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, ये तो प्लांट्स के केस में नहीं होता है। ये तो बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का, जो हम सब ने क्लास 9 में बेसिकली पढ़ा है। तो प्लांट सेल के पास ना तो सेंट्रियोल होता है और उनके पास सेल वॉल होता है, सेंट्रियोल नहीं होता और सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल थोड़ा रिजिड सा होता है, उसको तो आप एक्सटेंड कर नहीं सकते, तो उसमें तो ये चिमटी काटने वाला चीज चलेगा नहीं, यानी कि ये पिंच ऑफ मैकेनिज्म तो यहाँ पर चलेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंदर बनता है एक सेल प्लेट। जैसे हमारा जो पिंच ऑफ मैकेनिज्म क्या था, ये आउटसाइड टू इनसाइड पिंचिंग था ना, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये जो हो गया मिडल लैमेला, ये आपका बनने लगा, सेल प्लेट बनेगी यहाँ पर। ये जो आपको बीच वाली चीज दिख रही है ना, दो सेल, जैसे यहाँ पर ये एक सेल है, ये टीलोफेज तक तो आ गया और इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो भी सब डबल हो गया, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन गई। अब क्या होगा, यहाँ पर एक सेल प्लेट बनना शुरू होगा और ये सेल प्लेट बन के आगे जाके इसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्योंकि अब ये देखो दो सेल में डिवाइड हो गया, ये ब्लैक वाली इसकी सेल वॉल है और ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया, और इन दोनों सेल के बीच में जो ये वाला जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। जब मैं आपको प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल के डिवीजन में इतना सही फर्क होता है कि एनिमल्स के केस में यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, क्लीवेज फरो बनता है और साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन प्लांट्स के केस में यहाँ मिडिल लैमेला बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल प्लेट। और एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, यानी कि वो जो हाथ फेंकने वाली चीज़ थी ना, वो नहीं होती है प्लांट्स के पास, ठीक है। अब एक और चीज आता है कि मान लो सेल ने बहुत बार न्यूक्लियस तो डिवाइड कर लिया, लेकिन उसने अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी कि ये है आपके पास पूरी सेल, और इस सेल के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे, यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया है लेकिन अभी भी इसके सेल डिवाइड नहीं किए हैं। तो ये आपको प्लांट से कुछ कुछ याद दिलाएगा।
प्लांट्स आपको ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की याद दिलाएगा, जो आपके ट्रिपल फ्यूजन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है, वहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें सेल ने अपना न्यूक्लियस तो बहुत बार डिवाइड किया है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं किया, यानी कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं किया है, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंसाइटियम। ये सिंसाइटियम आपको आगे जाके ड्रोसोफिला के बारे में जो मैंने तारीफ की थी ना, उस ड्रोसोफिला को समझने में भी हेल्प करेगा। बेसिकली आपको सिंसाइटियम के बारे में ये समझना है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंसाइटियम का बेस्ट एग्जाम्पल होता है नारियल पानी। ये जो कोकोनट वाटर होता है, ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज योर एंडोस्पर्म। जो आप पी रहे होते हैं वो एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म इज सिंसाइटियम, जो इस तरीके का होता है कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स हो गए होते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, जो वापस से क्रोमैटिन स्टेज में है, क्योंकि हमने देखा कि टीलोफेज में क्या हुआ, वो क्रोमोसोम से क्रोमैटिन फॉर्म में वापस से डीकंडेंस हो चुका था। तो यहाँ पर आपको सारे कैरियोकाइनेसिस तो मिल जाएंगे, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंजाइटियम। क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे सभी। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। देखिए, माइटोसिस में हमने देखा कि वहां पर सारे सेल्स क्या थे, 2n थे, और वो 2n से जो दो सेल्स बना रहा था वो भी 2n ही था। यही हमने देखा। तो ये देखा ना हमने अभी, ये जो यहाँ पर फाइनली दो सेल्स बनेंगी, इसका कंटेंट कैसा होगा, ये वापस से जैसा हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वैसे ही हो जाएगा। यानी कि हमने 2n से स्टार्ट किया था, तो ये वापस से कैसा हो जाएगा, ये 2n ही होगा। अगर हमने n से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर ये n ही रहेगा, ये n/2 नहीं होगा, ठीक है। तो इसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हम, मतलब लिखा नहीं हुआ है, मैं बता रही हूँ। हाँ, कि माइटोसिस में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि जब कोई सेल डिवाइड कर रही है तो वो इक्वेशनली डिवाइड कर रही है, यानी कि बराबर तरीके से डिवाइड कर रही है। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो 23 पेयर्स होते हैं, उसमें से 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती है। सोमैटिक सेल्स यानी कि जो हमारी बॉडी सेल्स होती है, वो तो होते हैं ऑटोसोम्स। लेकिन एक पेयर तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम का भी होता है। वो सेक्स क्रोमोसोम जो आपका जेंडर डिसाइड करता है। अगर आपके पास XY है तो आप बनते हैं मेल, और अगर आपके पास XX है तो आप बनते हैं फीमेल। तो ये XX और XY का क्या चक्कर है, क्योंकि यहाँ से ही तो बनते हैं हमारे गैमेट्स, और गैमेट्स हमें पता है गैमेट्स की प्लॉइडी कैसी होती है, वो N होते हैं, यानी कि वो हैप्लॉइड होते हैं। तो अभी तो हमने जो पढ़ा उसमें तो प्लॉइडी मेंटेन हो रही थी, उसमें अगर हम 2n से शुरू कर रहे थे वो 2n ही बना रहा था। लेकिन ये गैमेट्स वाला क्या चक्कर है, यहाँ पर ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स बन रहे हैं इसका क्या होता है, क्या ये भी हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स की तरह डिवाइड करता है? नहीं। देखिए, आरबीसी को छोड़ के अगर हम इसको अपना पूरा एक सेल मानते हैं, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक आपका स्क्वायर है, ये आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी या ER कुछ भी समझ लो, और ये आपके बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। ये जो बड़ा सा सर्कल आपको दिख रहा है, दैट इज योर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमें मिलेंगे ये 23 पेयर्स, है ना। इसमें हमें मिलेंगे ये 23 पेयर्स, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते आपको 23 पेयर्स मिल जाएंगे। उसमें से एक पेयर आपको चमकेगा आंख में, ये जो एक पेयर है दिस इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो हम अब इसी की बात करेंगे, ये जो पर्पल और पिंक वाला आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हम आगे इसी पेयर की बात करने वाले हैं फॉर मियोसिस। हाँ, तो चलिए मियोसिस में होता क्या है पहले एक बार वो देख लेते हैं, ओवरव्यू एक, ठीक है। मियोसिस में हमने कहा कि वहां पर होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि अगर हम 2n से शुरू करते हैं, यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अब हमें यही देखना है कि होता क्या है। तो हमने सपोज दो पेरेंट्स लेते हैं, क्योंकि हम किससे बने हुए, हम दो पेरेंट्स से मिलकर के बने हुए, तो हम हमारे दो पेरेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये है पेरेंट 1। तो पेरेंट 1 का हम जो यहाँ पर हमने देखा ना, ये वाला न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, तो अभी पूरे कंडीशन में हम सिर्फ इसी को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पिंक और पर्पल वाला सेट दिख गया। ये क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम्स, ये है सेक्स क्रोमोसोम्स जो आगे जाकर के गैमेट्स बनाएंगे। और हमें यही पढ़ना है कि ये गैमेट्स बना कैसे रहे। ये जो गैमेट्स बनाने वाली प्रोसेस है इसी को बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। तो ये गैमेट्स कैसे बना रहे हैं हमें यही पढ़ना है। ये एक जस्ट ओवरव्यू है, अभी हम इसके बाद डिटेल में शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये है एक सेल,
जिसके अंदर है 2N 2C, क्योंकि हम है ह्यूमंस, हम होते हैं डिप्लॉयड, तो हम कैसे होते हैं 2N होते हैं और इनिशियली यहाँ पर ये 2C है। फिर हमें पता है कि एस फेज आएगा और एस फेज में इसका पूरा कंटेंट डबल हो जाएगा, यानी कि ये 2C से 4C हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर इसका सिस्टर क्रोमेटिड भी बन गया दोनों के दोनों क्रोमोसोम का। और ये दोनों क्रोमोसोम क्या थे, ये दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है इसका एस फेज हो गया, एस फेज में इसका क्रोमोसोम डबल हो गया और ये बन गए इसके 4 हाथ, मतलब 4 क्रोमेटिड्स यहाँ पर बन गए। तो ये कैसा हो गया, 4C हो गया। अब मियोसिस के बाद आप देखेंगे यहाँ से बनते हैं 4 सेल, और 4 सेल में ये हो जाएगा एनसी 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 एनसी। ये जो 4 सेल्स बने हैं इसी को बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं गैमेट्स। ये कैसे हुआ, यही हमें पढ़ना है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला स्टेप है ना, इसी को पढ़ना है हमें कि ये 2N4C से NC कैसे बन गया, और वो भी 4 के 4 बन गए। तो ये हो गया पेरेंट 1 का केस। सिमिलरली पेरेंट 2 में भी हमने देखा कि एक है ब्लैक और एक है रेड, और ये ब्लैक रेड भी कैसा था, 2N2C था। फिर यहाँ पर एस फेज आया और ये 2N, सॉरी ये 4C होगा बेटा, हाँ ये 2N4C होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर 4 गैमेट्स बन गए NC वाले। फिर यहाँ से एक गैमेट आया, इन चारों में से मान लेते हैं यहाँ पर आया ये वाला गैमेट, और इन चारों में से मान लेते हैं यहाँ पर आया ये रेड वाला गैमेट। तो एक पर्पल वाला आया और एक रेड वाला आया। तो ये जो जाइगोट बना, अब ये क्या बन गया, एक आया हमारे पास N, एक आया हमारे पास N, ये आया हमारे पास पर्पल और ये आया हमारे पास रेड। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट। तो वापस से N N मिल गया तो क्या हो गया, 2N हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रोमोसोम जो डीएनए कंटेंट है वो कैसा है, 2C है, क्योंकि अभी तक रेप्लिकेशन हुआ नहीं है, ये जस्ट अभी जाइगोट फॉर्म हुआ है। अब इसके अंदर वापस से वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो हमने अभी माइटोसिस में पढ़ी। ये सबसे पहले इसका एस फेज में यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, फिर ये दोनों आपस में सेपरेट होंगे। उसके बाद फिर एक सेल में आपके पास आएगा ऐसा वाला, फिर ये सेपरेट होंगे। तो यही सारी चीजें यहाँ पर होती रहेंगी, ठीक है। तो जाइगोट का छोड़ देते हैं, हमें किस पे फोकस करना है अभी, इस वाले प्रोसेस पे हमें इधर फोकस करना है कि ये 2N4C से NC कैसे बन गया, इसी को कहते हैं मियोसिस। तो ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, अगेन ये हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होता है मियोसिस 1 और सेकेंड होता है मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 1 होता है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने शुरू किया 2N से, लेकिन बना क्या, 2N बन गए। और फिर मियोसिस 2 जो अभी हम माइटोसिस पढ़ के आए ना, बिल्कुल सेम है, बस उसमें 2 लगा देना है। जहां पर डिफरेंस आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 में अगेन यही सारे फेजेस आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये सारी चीजें तो इसके जैसे ही सेम है। आपको ध्यान रखना है प्रोफेज 1, बस यही बचा है, प्रोफेज 1 ही पढ़ना है अभी, ठीक है। तो प्रोफेज 1 जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्टेजेस में। अलग अलग स्टेजेस में सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, स्टेज नंबर 1। ये जो प्रोफेज 1 का स्टेज नंबर 1 है दैट इज लेप्टोटीन। तो आपको पता है प्रोफेज में क्या क्या होता है। प्रोफेज में सबसे पहली बात, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है और वो क्रोमोसोम फॉर्म में आता है। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म धागे वाली थी, अब वो यहाँ पर कैसी आ गई, अब वो इस तरह से आपको दिखेगी क्रोमोसोम फॉर्म में। और ये आपको इस तरह से किसके अंदर दिखेगी, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगी। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको लेप्टोटीन स्टेज पे क्रोमैटिन क्रोमोसोम फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। तो लेप्टोटीन स्टेज के लिए आप याद रखेंगे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, और वो हमें क्रोमोसोम फॉर्म में लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। सेकंड जो स्टेज आता है प्रोफेज 1 का दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स है ना, ये कैसे है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या, इन दोनों क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होगी। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि इधर आई कलर के लिए जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी आई कलर के लिए ही जीन प्रेजेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपका हाथ बनने के लिए जीन है, तो यहाँ पर भी आपका हाथ बनने के लिए ही जीन प्रेजेंट होगा। यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इट इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसपे आपको सेम पोजीशन पर यानी कि सेम लोकस पर सेम जीन के लिए जीन मिलेगा, मतलब सेम कैरेक्टर के लिए जीन मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए क्रोमोसोम्स। तो हमने देखा एक आया पेरेंट 1 से, एक आया पेरेंट 2 से।
अब हम भी तो इंसान है, हम बड़े हुए, हमारा एडोलेसेंस स्टेज आया और हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स है अब वो भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, वो गैमेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर क्या हुआ, लेप्टोटीन में आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स देखने को मिले। सेकेंड जो जाइगोटीन स्टेज आती है प्रोफेज 1 की, वहां पर आप देखोगे कि ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है इनको आपस में पकड़ने के लिए बीच में यहाँ पर एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू कर रहा है। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और ये बनना यहाँ पर शुरू होता है। जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग, बस ये बनना शुरू होता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बस बनना शुरू हुआ है। और ये आपको दिखेगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लेप्टोटीन वाला चीज आपको दिखेगा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, और जाइगोटीन वाली स्टेज आपको दिखेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। और जाइगोटीन में आप क्या देखेंगे कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये साथ में ऐसे हैं, और इनके बीच में ये ब्लू कलर का, मतलब मैंने आपको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो दिख रहा है ये होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को साथ में पकड़ के रखने की कोशिश करता है। एक और बार मैं बता देती हूँ कि सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक और रेड वाले आपको दिख रहे हैं ये होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी कि इनके जो जीन की पोजीशन है और जिस कैरेक्टर के लिए ये कोड कर रहे हैं वो सेम होगी। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स वो होते हैं जो रेप्लिकेशन के टाइम पर बने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सिर्फ नॉर्मल एक एक क्रोमैटिड की, तो यहाँ पर एक क्रोमैटिड है ये, और ये है इसका होमोलॉगस, ये है इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये है एक, ये है दो, ये 1 और 2 क्या है, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। फिर यहाँ पर आएगा एस फेज, और एस फेज में आप देखोगे कि इसका रेप्लिकेशन हुआ और इसका रेप्लिकेशन हुआ, तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने अपनी बहन बना दी, इन्होंने अपनी सिस्टर बना दी। इसको नंबर दे देते हैं 3 और 4। तो यहाँ पर 1 और 3 होंगे सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 और 4 भी होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन 3 1 एंड 2 4 ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, वो बन रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, यानी कि ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ब्लैक और रेड, इनके बीच में बन रहा है ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और अभी ये बनना शुरू हुआ है, ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी भी ये इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ये कभी भी पार करके सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है। ये है स्टेज नंबर 3 ऑफ प्रोफेज 1। हम अभी भी प्रोफेज की ही बात कर रहे हैं। प्रोफेज 1 में हमने बोला कि कुछ स्टेजेस आते हैं, उसमें से पहला था आपका लेप्टोटीन, सेकंड था जाइगोटीन, एंड थर्ड वन इज पैकाइटीन स्टेज। एंड पैकाइटीन स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब सबसे पहली बात आप देखिए, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पहले बनना शुरू हुआ था अब वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये ब्लैक और रेड जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे उसके बीच में सारे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भर चुका है, यानी कि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अब आपस में जुड़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वाली जो स्टेज है जिसमें आपको ये 4 क्रोमैटिड्स आराम से दिख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये जो 4 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं इसको बोला जाता है टेट्राड। ये टेट्राड क्या है, ये टेट्राड होते हैं 4 क्रोमैटिड्स ऑफ बाइवैलेंट्स दैट आर क्लियरली विजिबल। बाइवैलेंट्स क्या होते हैं, बाइवैलेंट्स हम इन्हीं को बोल रहे हैं, ये जो टेट्राड है ना इसी को हम बाइवैलेंट बोल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर टेट्राड, टेट्राड मतलब क्या होता है 4, और 4 से हम क्या, यहाँ पर हमें क्या दिख रही है 4, यहाँ पर इसको जो 4 हथेलियां दिख रही है ना, हमें ये जो 4 टांगे दिख रही है इन्हीं को हम बोल रहे हैं टेट्राड। तो ये जो 4 क्रोमैटिड है इसी को बोलते हैं टेट्राड, और ये आपको दिखेगा पैकाइटिन स्टेज में। और यहाँ पर जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो क्यों बना था, देखिए ये 1 2 ये 3 4, ये 4 जो क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं ये होते हैं 4 क्रोमैटिड्स, एंड यही रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राड्स, और इसी को क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बीच में बना था उसके बनने का क्या मतलब था, उसके बनने का मतलब ये था कि ये आपस में रिकॉम्बिनेशन कर पाए, यानी कि ये देखो ये ब्लैक वाला रेड वाले के ऊपर चढ़ गया, यहाँ रेड वाला ब्लैक वाले के ऊपर चढ़ गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो क्रॉसिंग ओवर में होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए होता है ये क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जो एंजाइम चाहिए होता है क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और क्रॉसिंग ओवर को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर जो भी जीन्स का कॉम्बिनेशन पहले बना हुआ था, अब वो रीअरेंज हो रहा है। रीअरेंज होने की वजह से इस कॉम्बिनेशन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ये जिस जगह पे आपस में जुड़े हुए हैं, इस जगह को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और ये पैकाइटिन स्टेज की खासियत होती है। क्या-क्या खासियत होती है? यहाँ पर आपको टेट्राड्स दिखेंगे बाइवैलेंट्स के, यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर होते हुए दिखेगा, यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखेंगे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो जगह होती है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये रेड वाला और ब्लैक वाला एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, और ये ब्लैक वाला और रेड वाला वापस से यहाँ पर चढ़े हुए, यानी कि ये वो 2 जगह है जहाँ पर क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जिस जगह पर ये जो गोले हैं ना, जहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैकाइटिन स्टेज। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आप इन ये जो स्टेजेस की खासियत है ना, किसमें टेट्राइड दिख रहा है, कौन सा लाइट माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, कहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सारे पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेज जो आता है दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है, लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है, यहाँ पर ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं। जो बीच का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो अब डिसॉल्व होने लगा है, यानी कि अब वो खत्म होने लगा है, और सिर्फ कहाँ पर बचा हुआ है, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स थे वहीं पर सिर्फ थोड़ा सा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है, बाकी का सारा डिसॉल्व हो चुका है, यानी कि बाकी का सारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो हट चुका है। और ये जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना, ये ब्लैक और रेड वाले, ये अब आपस में सिर्फ और सिर्फ एक-एक जगह से जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, बस ये वहीं पर लिंक्ड है। यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लिंक्ड ओनली एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, सिर्फ वहीं पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। बाकी जगह से देखो अलग हो चुके हैं। अब तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहा इनको जोड़ने के लिए, और जो रिकॉम्बिनेशन होना था वो हो चुका है। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपको ये कुछ एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या होता है ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर? जैसे ये रेड वाला क्रोमोसोम देखो, ये इसकी हाथ तो ठीक है, ये तो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ये वाला जो हाथ है, जो ब्लैक वाले के ऊपर चढ़ा था, और ब्लैक वाले का जो ये वाला हाथ है, जो इसके ऊपर चढ़ा था, यहाँ पर आप ठीक से देखोगे तो आपको एक एक्स टाइप का एक शेप देखने को मिलेगा दोनों केसेस में, यानी कि दोनों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में आपको एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं कायस्माटा, और कायस्माटा आपको कहाँ पर दिखेगा? डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन जो फोर्थ स्टेज है, आप इसकी क्या खास बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में सिर्फ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में जुड़े हुए होते हैं, और ये जो जुड़ने की वजह से एक्स शेप बन रहा है, इसी को बोलते हैं कायस्माटा। तो कायस्माटा टर्म को आप डिप्लोटीन से याद रखेंगे। ठीक है। और फाइनली आपके पास आता है डायाकाइनेसिस स्टेज। डायाकाइनेसिस में क्या होगा कि जो भी कायस्माटा बना हुआ था, यानी कि वो जो एक्स शेप के स्ट्रक्चर बने हुए थे, जहाँ पे आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए थे, अब वो भी खत्म हो गए। मतलब अब के दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होने के लिए तैयार है। वो जो पॉइंट ऑफ इनका जुड़ना था ना, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से था, अब वो खत्म हो चुका है। टर्मिनलाइजेशन मतलब अब वो खत्म हो चुका है। तो कायस्माटा अब और नहीं रहा। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि मेटाफेज के टाइम पर, यहाँ पर प्रोफेज के एंड पे हमने देखा था ना कि इसने अपने जाल फेंक दिए थे, हाथ बढ़ा दिए थे, इसने अपने जाल फेंक दिए थे, और जो भी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो देखो डिसरप्ट हो गई थी वहां पर भी माइटोसिस में। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब प्रोफेज 1 के ही तो पार्ट है। ये तो प्रोफेज 1 का ही है। तो प्रोफेज में हमने वहां पर 3 मेन चीजें पढ़ी थी। एक तो ये था कि क्रोमैटिन जो था वो क्रोमोसोम फॉर्म में कंडेंस हो गया था। दूसरा था कि जो उसका न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसॉल्व हो गया था। और तीसरा हमने पढ़ा था कि जो माइटोटिक स्पिंडल है वो खुद को अरेंज करने लगती है, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अपना जाल यहाँ पर फेंकने लगती है। तो यहाँ पर भी वही होगा, बस इसको हमने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो ये होता है लास्ट वाला स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायाकाइनेसिस। यहाँ पर क्या होता है, काइस्माटा जो होता है उसकी अस्तित्व खत्म हो जाती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर टूट जाती है। तो जितने भी क्रोमोसोम है वो कहाँ आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। अब साइटोप्लाज्म में आ गए हैं तो उसको ये जो सेंट्रोजोम है वो इजीली एक्सेस कर सकता है। तो सेंट्रोजोम क्या करता है, अपना जाल फेंकता है और इन क्रोमोसोम्स को उनके काइनेटोकोर से पकड़ने की कोशिश करता है। काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर वो वाला पार्ट होता है जहां से ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। तो ये जो जाल फेंक रहा है अपने माइटोटिक स्पिंडल, ये क्रोमोसोम को पकड़ने की कोशिश करता है। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप चले जाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अब अलग होने को तैयार है, क्योंकि उनके बीच में देखो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। पहले ये पूरा रेड था पहले ये पूरा रेड था और ये पूरा ब्लैक था,
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पे ये थोड़ा-सा पोर्शन ब्लैक का आ गया है, यहाँ पे और यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पूरा रेड था, अब यहाँ पर पूरा ब्लैक आ गया है थोड़ा-थोड़ा, और ये जो पूरा ब्लैक हुआ करता था, इस पे थोड़ी बहुत रेड वाली पोर्शन आ गई है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हुआ क्रोमोसोम्स का, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो इनको जो करना था इन्होंने वो कर लिया, अब ये अलग होने के लिए तैयार है। तो डायाकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। तो यहाँ पर इसके बाद आएगा मेटाफेज 1। उसके पहले जो भी हमने प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ा, ये है उसके अलग अलग स्टेजेस। सबसे पहले लेप्टोटीन हमने पढ़ा था, जहां पर आपको क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म में दिख रहा था, और क्रोमोसोम आपको किसके अंडर विजिबल थे, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। फिर सेकंड आया जाइगोटीन, जहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर हुए और उनके बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं साइनैप्सिस। थर्ड स्टेज था पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या क्या हुआ, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई। ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। यानी कि जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, ये मान लेते हैं एक क्रोमोसोम है, तो ये इसका एक हाथ, ठीक है, और ये इसकी सिस्टर, और यहाँ पर ये बना देते हैं हम ब्लैक वाला, ये एक इसका एक हाथ और ये ब्लैक वाले की सिस्टर। तो आपने देखा कि साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना वो तो यहाँ पर बना था, है ना, वो तो यहाँ पर बना था। अब अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की बात करती हूँ तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो सॉरी ये जो ब्लैक वाला है, इसका हाथ आएगा यहाँ से। ये वाला जो क्रोमैटिड है, नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 2 3 और 4। तो ये है 3 और ये है 4। फोर्थ वाला तो एज इट इज रहेगा, फोर्थ वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है थर्ड वाला, और यहाँ पर मैं रेड वाला बनाती हूँ, तो इसका ये है सेकंड वाला, और ये है इसका फर्स्ट वाला। तो ये है फर्स्ट क्रोमैटिड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में हो रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में। सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड क्या है, सेकंड और थर्ड सबसे पहली बात ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पार्ट है। तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। उसमें भी अगर हम बात करें तो 1 और 2 आपस में सिस्टर है, 1 और 2 क्या है, आपस में सिस्टर है। वैसे ही 3 एंड 4 ये आपस में सिस्टर है, लेकिन क्या 1 और 3, 2 और 4 ये सिस्टर है, नहीं। तो 1 और 3 ये कैसे हो जाएंगे, नॉन सिस्टर। 2 और 4 भी नॉन सिस्टर हो जाएंगे, 2 और 3 भी नॉन सिस्टर हो जाएंगे। और कोई बच रहा है कॉम्बिनेशन क्या, 1 और 4, 1 और 4 भी नॉन सिस्टर हो जाएंगे। तो ये जो जितने के कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये होते हैं नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर मतलब ये एक दूसरे की बहनें नहीं है, ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आपको जो दिखेगा 1 और 2 ये होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स, 3 और 4 आपको दिखेंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन आपका जो रिकॉम्बिनेशन है वो किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि पैकाइटिन स्टेज पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दैट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और पैकाइटिन स्टेज पे ही आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनना शुरू हुआ था, वो जो ब्लू वाला था ना बीच में जिसने दोनों को जोड़ रखा था, तो वो जो बनना जाइगोटीन में शुरू हुआ था वो कंप्लीट कहाँ पे हुआ, वो कंप्लीट हुआ पैकाइटिन स्टेज पे। नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में आपको वो जो एक्स शेप के स्ट्रक्चर थे क्रॉसिंग ओवर वाले, जिसे हम काइस्माटा बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। मतलब वो विजिबल होता है, बेसिकली वहां पर जितना भी साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो चला गया, वो गायब हो गया, वो डिसॉल्व हो गया है। और जो थोड़ा सा पोर्शन था जिससे दोनों आपस में जुड़े हुए थे, इसी को हम बोलते हैं काइस्माटा। ये जो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसी को बोलते हैं काइस्माटा। और बीच का पूरा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जा चुका है। ये कब देखने को मिलता है, डिप्लोटीन में। लास्ट में आता है डायाकाइनेसिस, जहां पर काइस्माटा भी अब नहीं रहा, और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे उसमें हो चुकी है रिकॉम्बिनेशन, तो अब वो साथ में रह करके क्या करेंगे, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, और जो ग्रीन वाले मकड़ी थे उसने भी अपना जाल फेंक दिया होता है। तो बस यही होती है प्रोफेज की कहानी। अब इसके बाद का तो आपको पता ही है, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, वो इमेजिनरी प्लेट पे अलाइन होगी। जब हम यहाँ पर पोल को कंसिडर कर रहे थे तो हम प्लेट यहाँ बना रहे थे। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये दोनों सेंट्रोसोम यहाँ पर है तो प्लेट इनके बीच में बनेगी।
तो जितने भी क्रोमोसोम्स है आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ, बीच में आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट में बीच में आ जाएंगे। और इनको लेकर कौन आएगा मेटाफेज प्लेट में, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, जो काइनेटोकोर से इन दोनों क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, ये इनको बीच में लेकर के आएगा मेटाफेज 1 में। फिर आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये इसको इस तरफ खींच लेगा, ये इसको इस तरफ खींच लेगा। तो ये दोनों देखो वापस से अपने अपनी जगह पर चले गए, यानी कि जहां पर ये जो दो पोल्स थे सेल के पोल, वहां पर एक ने एक को खींच लिया, दूसरे ने दूसरे को खींच लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाला जो क्रोमेटिड है वो तो ठीक ठाक है जैसा पेरेंटल था, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये हो गया आपका एनाफेज 1, जहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट कर गए। इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी एनाफेज 2 भी आएगा, तो आपको वहां पर हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद टीलोफेज 1 आएगा। टीलोफेज में अगेन वही, यहाँ पर प्रोफेज में जो जो कांड हुए थे उसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। यहाँ पर जो मकड़ी ने अपने हाथ फैला रखे थे वो अपने हाथ पीछे खींच लेगा, और यहाँ पर वही चिमटी काटने वाला पिंचिंग ऑफ मैकेनिज्म होगा, और यहाँ से ये एक 8 शेप का एक स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर ये यहाँ से फाइनली अलग होकर के यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है, इस पे ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें एक क्रोमेटिड तो ठीक है, दूसरा वाला रिकॉम्बिनेशन वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक वाला तो ठीक है, बट दूसरा वाला रिकॉम्बिनेशन वाला है। अब इसके ऊपर होगा मियोसिस 2, क्योंकि हमने बोला कि जो मियोसिस है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था 1 और एक था 2। और 1 वाला हमने देखा कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, लेकिन हमने बोला जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल सेम है एज माइटोसिस, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन ही होगा। अब देखो क्या होता है, माइटोसिस हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, तो माइटोसिस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले हम अब हमारे पास क्या आया, हमने देखा कि साइटोकाइनेसिस होके हमारे पास ये दो डॉटर सेल्स आए। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा। प्रोफेज 2 में क्या होगा, ये जो भी आपका क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिसॉल्व हो जाएगी, और माइटोटिक स्पिंडल अपना जाल फेंक देंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में ये इसको बीच में लेकर के आ जाएगा, ये जो मेटाफेज प्लेट है इमेजिनरी, ये इसको बीच में लेकर के आ जाएगा। कौन लेकर के आएगा, ये जो मकड़ी के जाल है स्पिंडल फाइबर्स, ये इसको बीच में लेकर के आ जाएंगे। कहाँ से पकड़ के लेके आएंगे, इसके काइनेटोकोर से पकड़ के लेके आएंगे। जैसे कान पकड़ के लेके आता है ना किसी को, यहाँ पे काइनेटोकोर पकड़ के लेके आएंगे नीचे, मतलब बीच में। इसके बाद आएगा एनाफेज 2, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज जो लोगों को कंफ्यूज करता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आएंगे यहीं से। एनाफेज 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। अभी तक आपको पता चल चुका है सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम, तो ये जो सेकंड आर्म है ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो अब ये सेपरेट होंगी, मतलब अब डिवीजन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। एनाफेज 1 में हमने क्या देखा, एनाफेज 1 में हमने देखा कि यहाँ पर जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो रही है, यानी कि ये सेपरेट हुआ और ये सेपरेट हुआ, ब्लैक और रेड आपस में सेपरेट हुए थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो एनाफेज 2 है यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो तो पहले ही सेपरेट हो गए थे, और वो सेपरेट होकर के यहाँ पर 2 सेल बना लिए थे। अब बारी आती है इन क्रोमैटिड्स के, सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेपरेट होने की। तो एनाफेज 2 में अगेन ये जो मेटाफेज में ये जो तार लगे हुए थे, ये इसको एक तरफ खींचेगा, ये इसको दूसरी तरफ खींचेगा, ये भी इसको एक तरफ खींचेगा, इसको दूसरी तरफ खींचेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक रेड वाला क्रोमैटिड यहाँ आ गया, जो रेड वाले के साथ ब्लैक वाला था वो दूसरी तरफ आ गया, ये हो गया एक सेल के अंदर। दूसरे सेल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया एक रिकॉम्बिनेशन वाला, जिसमें ब्लैक में थोड़ा थोड़ा रेड लगा था, और यहाँ पर ये दूसरा वाला आ गया जो पूरा वाला ब्लैक था। अब इसमें फिर से टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो हाथ पीछे कर लेगा अपने, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से डेवलप हो जाएगी, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर एक 8 शेप बनेगा, पिंचिंग ऑफ मैकेनिज्म होगी, और यहाँ पर इससे 2 बनेंगे और इससे 2 बनेंगे। तो कितने आ गए आपके पास टोटल, आपके पास आ गए 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर एक सिंगल रेड, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन वाला जिसमें रेड और ब्लैक मिक्स है, अगेन यहाँ पर रेड और ब्लैक मिक्स है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पूरा ब्लैक। तो ये बन गए 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। ये हुआ एक पेरेंट के अंदर। सिमिलरली सेम प्रोसेस होगा दूसरे पेरेंट के अंदर, उसके भी 4 गैमेट्स होंगे। फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वहां पर इन चारों में से कोई एक गैमेट जाएगा, उन दूसरे पेरेंट में से भी इन चारों में से कोई एक गैमेट जाएगा, फिर उनका फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया 2n से, है ना।
2n से सबसे पहले हुआ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन से यहाँ पर आपके पास 2n सेल्स बन गए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगेन डिवीजन हुआ, लेकिन इस बार माइटोसिस वाला डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर हुआ आपका रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर हुआ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस 1। और इसमें रिडक्शन किस चीज का हुआ है, 2n से सीधा n बन गया। रिडक्शन हुआ है ये कि 2n से सीधा n बन गया। फिर ये जो सेकेंड स्टेप आता है इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर शुरू किससे हुआ, शुरू n से ही हुआ और वापस से उसने n ही बनाए। तो यहाँ पर भी n था, यहाँ पर भी n है, तो ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ। यहाँ पर 2n था बट यहाँ पर n है, तो इसे बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। तो ये होता है पूरा सेट ऑफ मियोसिस। इतने से पोर्शन को बोलते हैं मियोसिस 1 और नीचे वाले को बोलते हैं मियोसिस 2। तो ये होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं यहाँ पर 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड मतलब n नंबर, हैप्लॉइड मतलब n। 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो ये हो गया एक पेरेंट के अंदर। एक और पेरेंट होगा जिसके अंदर सपोज कर लेते हैं ये रेड वाला गैमेट बना है, और एक पेरेंट है जिसके अंदर पर्पल वाला गैमेट बना है। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो यहाँ पर एक जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट यहाँ पर होगा, ये जो जाइगोट यहाँ पर होगा, इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n होगी। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो रहेगा वो एक होगा रेड वाला और एक होगा पर्पल वाला। तो फिर से उसके अंदर वही वाली कहानी शुरू होगी। इसका माइटोसिस होगा, बहुत सारे बॉडी सेल्स बनेंगे जो 2n टाइप के होंगे। फिर जब ये बड़ा होगा, इसके जो सेक्स सेल्स होंगे, जो उसके सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, वो मियोसिस शो करेंगे। और वो मियोसिस शो करेंगे, फिर उसके भी 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी और वेरिएशन आते रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस और फिर फाइनली इस वीडियो को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन कब खत्म होती है, पैकाइटिन स्टेज पे। बेसिकली आपको पूछ रहा है रिकॉम्बिनेशन कब होता है, तो रिकॉम्बिनेशन हमने देखा पैकाइटिन स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, काइस्माटा आपको कौन से स्टेज में दिखता है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। काइस्माटा आपको देखने को मिलता है डिप्लोटीन स्टेज में। काइस्माटा क्या होता है, वो एक्स शेप के, जो रिकॉम्बिनेशन वाले जगह पे जो एक्स शेप के स्ट्रक्चर बन रहे थे उसी को बोलते हैं काइस्माटा। वो होता है डिप्लोटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकाइटिन स्टेज में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनना शुरू होता है, बताइए बताइए। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनना शुरू होता है, जाइगोटीन में। और काइस्माटा का अस्तित्व कब खत्म होता है, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायाकाइनेसिस। एक और क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए, वही बताना है कि सही है या गलत है। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स कहाँ दिखते हैं आपको, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, क्योंकि क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना चुका होता है ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, वो प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेज होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। इसके बाद है, द बिगनिंग ऑफ लेप्टोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यस, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन नहीं बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बिगनिंग ऑफ लेप्टोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके लेके आऊंगी, ठीक है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं इसको जो PYQ वाली सीरीज है उसमें ऐड कर दूंगी। फिर यहाँ पर है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस क्या होता है, डायाकाइनेसिस वो वाली स्टेज होती है जहां पर काइस्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। स्पेलिंग मिस्टेक है, काइस्माटा, चियाज़माटा, काइस्माटा, ठीक है। तो डायाकाइनेसिस में इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, तो ए का हो जाएगा 2। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो और वहां पर क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या दिखता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं, तो पैकाइटिन स्टेज पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं। जाइगोटीन स्टेज पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है, तो यहाँ पर वो बन जाएगा। और लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स, क्योंकि वो ग्रेजुअली अपीयर होना शुरू होते हैं। ये जो थ्रेड टाइप है ये ग्रेजुअली कंडेंस होना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रोमोसोम हल्के फुल्के थ्रेड की तरह भी दिखते हैं। सारे नहीं हुए होते हैं कंडेंस, थोड़े बहुत हुए होते हैं और थोड़े बहुत होने बाकी होते हैं। तो आपको क्रोमोसोम किस फॉर्म में दिखेंगे, थ्रेड की फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। ये सारे आपके PYQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में डिसॉल्व होना शुरू होता है, तो प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटीन स्टेज आता है वहां पर, डिप्लोटीन इज द सेकेंड लास्ट स्टेज, जैसे हम 4th स्टेज कहते हैं, प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन वो होता है, और उसके बाद फाइनली डायाकाइनेसिस होता है।
तो एक बार सीक्वेंस याद करिए। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन स्टेज, सबसे पहले आएगा लेप्टोटीन, फिर आएगा जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन के बाद आएगा पैकाइटीन स्टेज, पैकाइटीन के बाद आएगा डिप्लोटीन स्टेज, और डिप्लोटीन के बाद आएगा डायाकाइनेसिस स्टेज। ये सारे हैं कौन सी, प्रोफेज 1। इसके बाद तो आपका मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होगा। तो आपको पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, डिसॉल्व करने का टाइम आ चुका है, तो वो कहाँ पर होगा, डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, during which stages of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split। यानी कि ये वाला जो सेंट्रोमियर, बहुत गंदा बना है, रुको, ये जो क्रोमोसोम है, ये इसका एक हाथ है, ये इसका दूसरा हाथ है, और पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, ये आपस में कब सेपरेट होते हैं। तो हमें पता है चाहे मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, हमेशा होगा कब, एनाफेज में होगा। तो एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, तो कब होगा डिसॉल्व, मतलब सेपरेट कब होंगे सेंट्रोमियर, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जहां से ये जुड़े हुए, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर्स आपस में अलग कब होंगे, जब ये दोनों क्रोमैटिड्स अलग होंगे। ये दोनों क्रोमैटिड्स कब अलग होंगे, एनाफेज के टाइम पे होंगे। एनाफेज कह लो या एनाफेज 2 कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों माइटोसिस के पार्ट है। ये माइटोसिस है और ये है मियोसिस 2, जो बिल्कुल माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज एंड एनाफेज 2। इसके बाद क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। सीक्वेंस बताना है आपको। तो सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, थर्ड में पैकाइटीन, फोर्थ में डिप्लोटीन और फिफ्थ में डायाकाइनेसिस। तो सीक्वेंस क्या बन गया, DABEC, DABEC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑकर एट विच स्टेज। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको कब दिखेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर कब होगा, पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following stages of meiosis involves division of centromere। तो सेंट्रोमियर अगेन डिवाइड कब करेगा, एनाफेज में। अभी अभी हम देख कर आए कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है सेंट्रोमियर, और ये कब डिवाइड करेगा, जब ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, ये दोनों क्रोमैटिड्स, और ये दोनों क्रोमैटिड्स कब डिवाइड करेंगे, एनाफेज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। बताओ क्या ये सही है, नहीं। लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज है जहां पर क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है और वो क्रोमोसोम फॉर्म करना शुरू करता है। टेट्राड हमें कब दिखता है, टेट्राड हमें दिखता है जो डिप्लोटीन नहीं, जाइगोटीन स्टेज में दिखता है शायद। टेट्राड हमें दिखता है जाइगोटीन स्टेज में, लेप्टोटीन में नहीं दिखता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। तो एनाफेज के टाइम पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन, नहीं, पैकाइटीन में तो क्रॉसिंग ओवर होता है, टर्मिनलाइजेशन तो डिप्लोटीन में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ में बोल रहा है, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER आर फॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। हाँ, क्योंकि अगर इसके अगले स्टेज में इस सेल को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सब कुछ फॉर्म हो चुका है, तभी वो डिवाइड करेगा। तो टीलोफेज में ये सारी चीजें बन चुकी होती हैं, तो डी स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट बोल रहा है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्यों होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर तो हमेशा नॉन होमोलॉगस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा, यानी कि इस पे और इस पे। तो ये सिस्टर की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन से हुए थे, बी हुआ था और डी हुआ था। फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आता है, विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। यानी कि कौन सा वो स्टेज है मियोसिस का, बेसिकली प्रोफेज 1 का, जो ईयर्स तक रह सकता है oocytes में। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि डिप्लोटीन स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर जो oocyte है, वर्टिब्रेट्स यानी कि हमारे अंदर बात हो रही है, oocytes के अंदर जो oocytes है वो मियोसिस के डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, बेसिकली मेटाफेज, पैकाइटीन मेटाफेज बोल सकते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर बोले तो डिप्लोटीन होता है वो स्टेज। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवैलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बस क्रॉसओवर की जगह पर वो जुड़े हुए होते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में, बाकी तो हट जाता है। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइस्माटा। और देखो यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। कब तक रहता है, एडोलेसेंट स्टेज तक रहता है। तो ये वाला देखेंगे,
इसी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन, बाईवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ये जो बाईवैलेंट्स बनते हैं या ये जो टेट्राड बनते हैं, ये वाला स्टेज जिसके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जाइगोटीन में, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है इन जाइगोटीन स्टेज। बस यही था आपके आज के लिए, जिसमें हमने पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट किया है। इसमें आपको एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में सारी चीजें पढ़ ली हैं और सारा थ्योरी हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा और अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, और अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जानती हूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अगर एक चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट करना है तो इतना तो चलता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पानी पीते रहिए। बाय।